अमरावती जिले के धारनी तहसील में उतावली फाटा के पास दो बाइक की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। धारनी के पास ही उतावली फाटा के नजदीक दो बाइक में जोरदार टक्कर हुई। हादसा इतना जोरदार था कि बाइक सवार सभी नीचे गिर गए। गंभीर चोट लगने से सुदेश मदन काजदेकर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी जख्मियों को स्थानीय नागरिकों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरावती के जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी की अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। हत्या के आरोप में अमरावती जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी प्रहलाद मोरे की जिला सामान्य अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। फ्रेजरपुरा पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रहलाद मोरे जालना जिले के सोनेगांव का रहने वाला था और पिछले कई साल से अमरावती के जेल में ही कैद था। अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। अब इस मामले में आगे की जाँच पड़ताल जारी है। मला जेव्हा त्यांच्या कार्यकर्त्याचा फोन आला तेव्हा मी 3 कॅज्युलिटीला पोचलो आणि तिथे त्यांनी मॅडमने डिक्लेअर केला। तर माहिती घेतली असता असं माहीत पडलं की पोलीसवाल्यांनी तो डायरेक्ट 3 नंबरला नेला। तिथं 3 नंबरचे जे डॉक्टर आहेत त्यांनी तपासणी करून 6ला पाठवलं, पण त्या वेळेत तो एकदम सिरियस झाला पेशंट। त्यामध्ये 6ला घेऊन जाता डायरेक्ट कॅज्युलिटीला गेले आणि कॅज्युलिटीला नेला आणि बेडवर टाकला आणि मॅडम जेव्हा तपासणीला गेल्या तेव्हा पेशंट हा डेथ होता। रामचंद्र मोरे 55 वर्ष। नेमकं दगावण्याचं कारण आता त्यांना प्रायमरी डायग्नोसिसनुसार त्याचा अस्थमा म्हणून निदान होतं, पण तेच अस्थमा असल्यामुळेच त्यांनी 6ला फिजिशियनकडे पाठवलं, पण फिजिशियनला न दाखवता पेशंट रस्त्यातच सिरियस झाल्यामुळे त्याला डायरेक्ट अपघात कक्षात देण्यात आला आणि तिथे त्यांनी कॅज्युलिटी म्हणून तपासणी केली असता पेशंट डेथ होता। अमरावती जिला वार्षिक आदिवासी विकास योजना 2013-14 के तहत सायवादा में सभागृह के निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग द्वारा 16 फरवरी को 1 करोड़ स्वीकृत और वितरित किया गया था, लेकिन अब तक काम अधूरा रहने के कारण बिरसा मुंडा क्रांति दल ने इसकी शिकायत की है और आंदोलन की चेतावनी दी है। 2016 में काम शुरू करने का आदेश दिया गया था, इसलिए पूरे काम को 1 साल में पूरा करना जरूरी था, लेकिन कार्य पूर्ण न करते हुए परियोजना कार्यालय धारनी द्वारा समाज भवन के नाम पर 1 करोड़ रुपए का चेक लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया। इसके लिए नागपुर के शांति कंस्ट्रक्शन कंपनी को परियोजना कार्यालय से पूरा फंड मिल गया, लेकिन समाज भवन अभी भी पूरा नहीं हुआ है और न ही कोई व्यवस्था नजर आती है। बिरसा मुंडा क्रांति दल के इवानेट ने आरोप लगाया है कि आदिवासी समुदाय भवन के नाम पर सरकारी वर्क के साथ साथ कंपनी में भी भ्रष्टाचार हुआ है। वर्ष 2017 में कार्यालय को सारी धनराशि प्राप्त हो गई और आज तक कार्य लंबित है। बिरसा क्रांति दल 2020 से इस मुद्दे पर पत्र लिख रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आदिवासी उपचारी योजनाओं से आदिवासी अंचलों में करोड़ों का फंड खर्च होता है, लेकिन बिरसा क्रांति दल के जिलाध्यक्ष ने लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को दिए निवेदन में आरोप लगाया है कि अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदार आदिवासियों की राशि को लूट रहे हैं। आणि गेल्या 2016 मध्ये आदिवासी उपाय योजनेअंतर्गत 1 कोटी रुपये निधी हा आदिवासी समाज भवनसाठी मंजूर करण्यात आला होता मौजे अंबाळा येथे, आणि प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत तो पूर्ण निधी बांधकाम विभागाला देण्यात आला आणि ते बांधकाम करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया जी निघाली होती 2016 मध्ये, ते निघाली होती मेके क्रांती शांती कंस्ट्रक्शन नागपूरला, आणि नागपूर या कंपनीने ते काम घेतलं आणि आदिवासी समाज भवन बांधण्यासाठी त्यांनी सुरुवात केली। परंतु 2016 मध्ये जे पत्र शासनाने काढलं होतं त्या पत्रामध्ये सरळ नमूद होतं का 1 वर्षामध्ये हे बांधकाम पूर्ण आदिवासी समाज भवन हे पूर्णतः मंजूर झालं पाहिजे। परंतु आज 2023 आहे, 7 वर्ष झाले, अजूनपर्यंतही आदिवासी समाज भवन हे पूर्णतः अपूर्ण आहे, कुठेही बांधकाम झालेलं नाही। म्हणजे सर्रासमध्ये आदिवासी समाजाची फसवणूक केल्या जाते, हे 100% आज त्या बाबीवरून दिसून येते। आणि 2017 मध्ये 45 लाख रुपये, त्याच्यानंतर 2019 मध्ये 45 लाख रुपये, 1 कोटी रुपये निधी पूर्ण देण्यात आला, परंतु अजूनपर्यंत पूर्णतः काम झालेलं नाही। म्हणजे आदिवासी समाजाची फसवणूक इथे करण्यात आलेली आहे। त्यामुळे आज आम्ही मेत्र साहेबांना निवेदन दिलं आणि याच्या अगोदरही मी 2020 मध्ये 2021 मध्ये 2 पत्र साहेबांना दिलेले आहे, अजूनपर्यंत त्यावर कारवाई झाली नाही। म्हणून आज आम्ही अखेरीच एक पत्र साहेबांना दिलं का 8 दिवसाच्या आत जे अधिकारी आहे, जे कर्मचारी आहे, ज्यांनी हा भोंगळ कारभारात भ्रष्टाचार केला, यांच्यावर निलंबनाची कारवाई व्हावी, तसंच मेके शांती कंस्ट्रक्शन यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हावे। हे जर प्रक्रिया यांनी राबवली नाही, त्यांच्यावर कोणते गुन्हे किंवा अथवा कोणती कारवाई केली नाही, तर येणाऱ्या 8 दिवसाच्या आतमध्ये आम्ही या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या समोर धरणे आंदोलन करणार आहोत।
जब से एसटी महामंडल द्वारा महिलाओं के लिए टिकट किराए में 50% की छूट दी गई है, तब से बसों में महिला यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। इन दिनों गर्मी की छुट्टियां और शादियों के कारण बसों में भीड़ और भी अधिक हो गई है, जिससे बस में सीट की तुलना में अधिक यात्री बिठाए जाते हैं। निजी ट्रैवल्स या टैक्सी में क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाए जाने पर कार्रवाई की जाती है। ऐसे में लोगों ने ये सवाल उठाया है कि एसटी बसों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। निजी बसों के कारण एसटी महामंडल को यात्री नहीं मिल पा रहे थे, जिससे एसटी महामंडल को घाटा हो रहा था। हालांकि सरकार द्वारा महिला यात्रियों के लिए 50% छूट लागू किए जाने से एसटी महामंडल के यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई है, जिससे हर एक रूट पर बसें हाउसफुल चल रही हैं। स्थिति यह है कि बसों में क्षमता से अधिक यात्री बिठाए जा रहे हैं। बस की बैठने की क्षमता 45 होती है, लेकिन असल में बस में 65 से 70 यात्री बैठते हैं, जिससे बसों में भीड़ बढ़ गई है। अकोला शहर में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान लोगों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए मारपीट की, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रभावित इलाके में धारा 144 लगा दी है। हालांकि पुलिस अधीक्षक का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और नागरिकों से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। अकोला शहर में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए और धीरे धीरे ये विवाद दंगे में बदल गया। बात कुछ इतनी बढ़ी कि दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इस दौरान दंगाइयों ने सड़क किनारे खड़े ऑटो और दोपहिया वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद दंगाइयों पर काबू पाने में काफी मुश्किल हुई। विवाद और दंगे को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। हालांकि इसके बावजूद तनाव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार राज्य के उप मुख्यमंत्री और अकोला जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थिति पर नजर रखते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अकोला के एसपी संदीप घुगे ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जिला कलेक्टर के आदेश पर प्रभावित क्षेत्र अकोला शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। हाल के दिनों में अकोला में इस तरह की ये दूसरी घटना है। आज शहरामध्ये दोन समाजामध्ये काही जातीय तणाव तयार झालेला होता, ज्यामध्ये पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना काही भागामध्ये शहराच्या अचानकच दगडफेक सुरू करण्यात आली, वाहनांचंही नुकसान करण्यात आलं, काही ठिकाणी जाळपोळ करण्याचे प्रयत्न करण्यात आलेले आहेत। पोलिसांनी ताबडतोब हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली, आटोक्यात आलेली आहे। आम्ही शहरामध्ये योग्य ठिकाणी पुरेसा बंदोबस्त ठेवून पेट्रोलिंग वाढवलेली आहे। शहरात गस्त चालू आहे। शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पोलिसांना त्या ठिकाणी टीयर स्मोक गॅसही अश्रुधुराच्या नळकांडाही सोडावं लागलेले आहेत। माझं सर्व नागरिकांना आव्हान आहे की आपण कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करावं। कुठेही गर्दी करता कामा नये। आपल्याकडे कोणतीही माहिती असेल तर ताबडतोब पोलीस प्रशासनाला कळवा। शहरामध्ये यापुढे अप्रिय घटना होऊ नये म्हणून पोलीस प्रशासन पूर्णतः चोख कर्तव्य पार पाडत आहे। आपण सहकार्य करावं हे आपल्याला आह्वान करण्यात येत आहे। अकोला पुराने शहर के हरिहर पेठ इलाके में शनिवार रात दो गुटों में झड़प हो गई। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई तो वहीं बड़े पैमाने पर मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ की गई। कुछ दंगाइयों ने एक घर में आग लगा दी। देर रात पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। अकोला शहरामध्ये काल जी तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्याच्या अनुषंगाने आता पूर्ण शांतता आहे। पूर्ण परिस्थिती कंट्रोलमध्ये आहे। बाहेरून पण पोलीस फोर्स मोठ्या प्रमाणामध्ये आलेला आहे। SRP आलेली आहे। पूर्ण परिस्थिती सध्या कंट्रोलमध्ये आहे। सर्वांना मी ॲडिशनल SP अकोला म्हणून या ठिकाणी आवाहन करते की सर्वांनी शांतता ठेवावी। पूर्ण परिस्थिती कंट्रोलमध्ये आहे। कोणत्याही अफवांवरती विश्वास ठेवू नये। कुठलीही बातमी मिळाली तर लगेच पोलिसांशी संपर्क करा। आम्ही त्या ठिकाणी सॉल्व्ह करण्यासाठी तत्पर आहोत। या घटनेमध्ये आता जे काही नुकसान झालेलं आहे त्याच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल करण्याची प्रोसेस सुरू झालेली आहे। आतापर्यंत एक मयत झाल्याची माहिती पुढे येत आहे। 2 ते 3 जण जखमी आहेत आणि आमचे पोलीस कर्मचारी पण 2 लोक या ठिकाणी जखमी आहेत। अकोलेकरांना हेच आव्हान आहे की सध्या पूर्ण शांतता आहे। पूर्ण परिस्थिती कंट्रोलमध्ये आहे। कोणत्याही अफवांना बळी पडू नका। अफवा पसरवू नका आणि अफवा पसरवणाऱ्यांना मदत करू नका। पूर्ण परिस्थिती कंट्रोलमध्ये आहे। पूर्ण फोर्स आलेला आहे। अकोला पूर्णपणे नियंत्रणात आहे। सर्वांनी शांतता ठेवा। अकोल्यातील जुने शहर पोलीस स्टेशन अंतर्गत समाज माध्यमावर टाकलेल्या पोस्टमुळे 2 गटात तुफान हाणामारी झाल्या असल्यानं या ठिकाणी आपण पाहू शकता पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आलेला असून या ठिकाणी 7ही पोलीस स्टेशनचे पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आलेले आहेत।
2 गटात तुफान हाणामारी झाल्यामुळं या ठिकाणी गाड्यांची तोडफोड करण्यात आली असून सर्वत्र दगडांचा खच पडलेला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना या ठिकाणी 8 नागरिक जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. तर या ठिकाणी एकाचा मृत्यू झाल्याचेही सांगल्या जात आहे. यूशन न्यूज़, मधु कस्बे, अकोला. अकोला शहर में रात में हुए दंगे और तनाव के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए अमरावती के परिक्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक छेरिंग दोर्जे रविवार को अकोला पहुंचे और शांति समिति के साथ बैठक की। इस बैठक में पार्टी के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया। साथ ही जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा, विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक रणधीर सावरकर, विधायक अमोल मिटकरी, विधायक नितिन देशमुख शामिल हुए और स्थिति का जायजा लिया। दोनों गुट के वरिष्ठ नागरिकों से आग्रह किया गया कि वो शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग दे। पहिल्यांदा मी अकोला शहराच्या नागरिकांना, विशेषतः हिंदू मुस्लिम भावांना विनंती करतो की त्यांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, कोणाच्याही भडकाऊ भाषणाला बळी पडू नये. कालची दंगल ही पूर्वनियोजित होती का याची चौकशी पोलीस विभागाने, गृह विभागाने केली पाहिजे. ज्या व्यक्तींनी वादग्रस्त पोस्ट करून जाणीवपूर्वक ही दंगल भडकवलेली आहे तो मुख्य आरोपी अजूनही पोलिसांच्या ताब्यात नसल्याचं कळलंय. आणि जर कुठला राजकीय पक्ष याला खतपाणी घालणार असेल तर त्या राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची निष्पक्षपणे चौकशी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केली पाहिजे. तशी मागणी मी पण केलेली आहे की राजकीय पक्षाचे पुढारी मुख्य आरोपीला पाठीशी घालण्याचं काम करत आहेत आणि त्यामुळे 2 समाजामध्ये तेढ निर्माण झालेली आहे. अकोला शहर सामाजिक सलोखा जपणारं शहर आहे. मी परत एकदा अकोलावासियांना विनंती करतो, कोणाच्याही भडकाऊ शब्दाला, भडकाऊ पोस्टला बळी पडू नका. आपण एक आहोत, एक राहिलो. आणि जो निष्पाप व्यक्तीचा बळी गेला त्याला सुद्धा इथलं पोलीस प्रशासन जबाबदार आहे का? पोलिसांवर सुद्धा कारवाई करा. जर ते अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी इतकी संवेदनशील गोष्ट असताना जर पोलीस प्रशासन तिथे पोहोचत नसेल तर इथल्या पोलीस प्रशासनाची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे आणि मृत व्यक्तीला न्याय मिळाला पाहिजे, एवढी मागणी मी करतो. अकोला में रात के समय हुए पथराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए अकोला विधायक गोवर्धन शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर स्थिति को ठीक से नहीं संभालने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से पुलिस अधीक्षक के तबादले की मांग करेंगे। जनता की तकलीफ क्या है ये जानने के लिए आए हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ठप है। इसके पहले भी 2002 में जीवन भारती थे एसपी, उस टाइम छगन भुजबल गृह मंत्री थे। दुर्गा गायकवाड़ को लोकमान्य नगर में गला काट कर मार डाला था, तभी मैं विधायक था। आज हमारे निष्पाप लोगों को कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको नुकसान भरपाई देनी चाहिए शासन ने, और जो गुनहगार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ का पुलिस प्रशासन एकदम ठप है, किसी प्रकार का सहकार्य हम लोगों को मिल रहा है। लाला जी मुझे बोलिए कि पुलिस तुरंत हटाया जाए, ये हमारी डिमांड है कि उनको तुरंत हटाया जाए। अच्छा देवेंद्र भारती सरी का अधिकारी आना चाहिए। किससे मांग करोगे? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे से। अमरावती बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए यूसीएन न्यूज़।